हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। वी होप यू ऑल कि अभी आप लोगों का एग्जामिनेशन का तैयारी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। और मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपका एग्जामिनेशन अभी तक जितने भी हुए हैं वो सबके सब बेहतर ही गया होगा। और जो भी एग्जामिनेशन अब तक हो गया है उससे तो अब कुछ नहीं किया जा सकता है, जितना नंबर आना है उतना आ सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रीवियस जो आने वाला एग्जाम है, मतलब 10 मार्क जो आने वाला एग्जाम है उसके बारे में कुछ सोचा जा सकता है और उसे बेहतर से बेहतर किया जा सकता है। और इसके लिए हम लोगों ने लॉन्च किया है विकराल सीरीज, जिसमें हम लोग सारे के सारे टॉपिक को कवर अप किया जा रहा है। और अगर आप हमारे वीडियो से फ़ायदा अगर आपको फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। और आज हमारा डे 3 है, आज हमारा विकराल सीरीज का डे 3 है, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर एक चैप्टर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के डिस्कशन करने के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो लगता है कि बोर्ड एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं या तो इस तरह के क्वेश्चन पूछने का चांसेस बनता है, मैं उस तरह के क्वेश्चंस का डिस्कशन कर रहा हूँ। और जिससे आपके एग्जामिनेशन में जो भी आपका मार्क्स आने वाला है उसमें और बेहतरीन से बेहतरीन किया जा सकता है। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर हमेशा के लिए बने रहना है। लगभग 9 तारीख तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। धीरे 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 आपके अंदर परिवर्तन आएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि जहां पर आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास स्टार्ट किया जाए और देखा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को, उसके बाद सारे के सारे इक्वेशंस को देखा जाएगा। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, देखिए क्या दिया गया है। देखो ये बर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बर्ड प्रॉब्लम पूछने का चांस बनता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया है। बोला गया है कि इन ए फ्लाइट ऑफ 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर। मतलब एक एयरक्राफ्ट है, सपोज ए पर्सन हैज टू रीच फ्रॉम ए टू बी, एक पर्सन को ए से बी जाना है, फ्रॉम पटना टू बेंगलोर आइकन से, ठीक है ना। तो एक पर्सन को ए से बी जाना है बाय द हेल्प ऑफ फ्लाइट, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है दैट इज गिवन टू बी 2800 किलोमीटर दिया गया है, ठीक है। चलिए अब देखो बैड वेदर हो गया, तो बैड वेदर हो गया तो क्या होगा कि एवरेज स्पीड जो भी होगा वो घट जाता है। तो क्या हो जाता है, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर। मतलब फ्लाइट का जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर से रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है, ठीक है ना। बाई डूइंग सो मतलब जब स्पीड घट गया होगा तो टाइम ज़्यादा लगा होगा, सो द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट। जब ऐसा होता है तो टाइम अब 30 मिनट ज़्यादा लगता है। कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर फ्लाइट का स्पीड घट जाएगा, जितना पहले स्पीड से चल रहा था उतना अगर स्पीड अगर घट जाता है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तब ज़्यादा कितना देर लगता है, 30 मिनट लगता है। तो कह रहा था फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। तो कह रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट, मतलब अगर वेदर खराब नहीं होता, प्लेन का स्पीड अगर घटता नहीं तो उसका ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या था, तो भी बताना है हम लोग को, ठीक है ना। इसके लिए देखिए सबसे पहली बात कि देखो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, स्पीड के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया है, सिर्फ टाइम पूछा गया कि टाइम कितना लगता है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन इज नॉट नॉन, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा व्हाट इज द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। चलो आप देख लो। तो सबसे पहली बात आप लिखोगे यहां से कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एक्चुअली में गिवन हियर एयरक्राफ्ट बी x किलोमीटर पर आवर। अब सपोज कर लो कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो 8x किलोमीटर पर आवर है। चलिए अब देखो एक बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला होता है कि जब आपको टाइम कैलकुलेट करना होगा तो टाइम इक्वल टू लिखा जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा जाता है, डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा जाता है। ये फॉर्मूला होता है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड लिखा जाता है। चलो अब देखो तो ए से बी का बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो 2800 किलोमीटर है, यानी कि कहा जा सकता है कि ओरिजिनल टाइम, तो व्हाट इज द ओरिजिनल टाइम टेकन, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, यू कैन से ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट। तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना होगा, तो डिस्टेंस कितने थे 2800 डिवाइडेड बाय स्पीड, मतलब x लिख दो आप, ठीक है। चलो अब स्पीड जो है वो घट जाता है, यानी कि अब आप लिखोगे यहां से रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। क्यों, क्योंकि एयरक्राफ्ट का स्पीड घट चुका है, इसलिए रिड्यूस्ड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दैट विल बी हाउ मच दैट विल बी इक्वल टू, अब देखो पहले x था अब
100 घट गया, यानी कि x माइनस 100 किलोमीटर पर आवर अब हो जाएगा इसका स्पीड। चलिए अब यानी कि अगर बात किया जाए तो इंक्रीज टाइम, जब स्पीड घट रहा है तो टाइम बढ़ रहा है, यानी कि न्यू टाइम यू कैन से न्यू ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, न्यू ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, न्यू ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट दैट विल बी हाउ मच, दैट विल बी इक्वल टू, है ना, 2800 किलोमीटर अभी भी जाना है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस लिख दोगे आप 100। चलिए यहाँ तक आपको लिखने आना चाहिए। अब इसके बाद क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखो एक्चुअली में जब ऐसा हुआ तो 30 मिनट ज़्यादा समय लगता है। तो देखो अगर मैं बात करूँ ओरिजिनल टाइम जो लग रहा था, वो सपोज कर लो कि ओरिजिनली जैसे ए से बी तक जाने में समय लगता है 5 घंटा, अब जो है वो 30 मिनट ज़्यादा, यानी कि अब जो है वो 5 घंटा 30 मिनट लगेगा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब कि इन दोनों टाइम का डिफरेंस 30 दिया गया है, 30 मिनट जो दिया गया है वो दोनों टाइम का डिफरेंस दिया गया है। इसलिए हमेशा क्या करोगे कि जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो दोनों टाइम को डिफरेंस, यानी कि डिफरेंस, अब देखो कि ज़्यादा टाइम किस में लग रहा है, तो जब स्पीड कम होगा तो ज़्यादा समय लगेगा, यानी कि हमेशा बड़ा वैल्यू में से छोटे वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके इक्वल टू लिख देना 30 मिनट। मतलब आप यहां से लिख सकते हो 2800 डिवाइडेड बाई, लिखे जा सकते हैं एक्स माइनस 100, माइनस क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोनों टाइम का डिफरेंस दिया गया है, इसीलिए बीच में माइनस का साइन आएगा। और डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे आप, 2800 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 30 मिनट, 30 मिनट मतलब 30 बाई लिखा जा सकता है यहाँ से 60। चलिए अब देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। चलिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, तो कॉमन यहाँ से क्या है, 2800 कॉमन है, इसलिए यहाँ से कॉमन लिया जाए 2800। तब आप क्या करोगे, 2800 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 100 माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू लिख सकते हो आप। यहाँ से देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/2 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब इसके बाद फर्दर देखा जाए, तब आप लिख सकते हो यहाँ से 2800 इंटू, यहाँ से लिखे जा सकते हैं एलसीएम ले लो आप, एक्स इंटू एक्स माइनस 100 आपका हो गया एलसीएम। चलो आप यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं आपका 1/2 हो गया। तो देखो एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, यानी कि ओवरऑल अगर मल्टीप्लाई किया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो लिखे जा सकते हैं 2800 इंटू 100 इंटू 2 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 100 एक्स, और यहाँ से देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो 56 पर 4 जीरो लिखा जाएगा, इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 0। चलो अब यहाँ से एक पेयर बनाया जाए, तो यहाँ से लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 800 एक्स प्लस 700 एक्स माइनस लिखे जा सकते हैं 56 इक्वल टू 0। चलो आप यहाँ से x कॉमन ले लो, इन दोनों में कितना कॉमन है x, इसलिए x कॉमन ले लिया जाए, x माइनस 800 और यहाँ से कॉमन लिया जाए 700, तब आप लिख सकते हो यहाँ से x माइनस 800 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ओवरऑल यहाँ से कहा जा सकता है, यहाँ से कहा जा सकता है कि x माइनस 800 इंटू एक्स प्लस 700 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 800 इक्वल टू 0 इन फर्स्ट केस और x प्लस 700 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हो x इक्वल टू 800 और x इक्वल टू माइनस 700। अब देखो x जो है वो स्पीड, और स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी निगेटिव हो सकता है लेकिन स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, यानी कि x इक्वल टू माइनस 700 जो वैल्यू है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो एक्सेप्टेड वैल्यू क्या होगा, दैट इज 800, यानी कि कहा जा सकता है कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल स्पीड ऑफ प्लेन, ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट दैट विल बी हाउ मच, दैट विल इक्वल टू x, और x का वैल्यू कितना आया 800 आया, इसलिए आप लिख सकते हो 800 किलोमीटर पर आवर। चलो आप जिससे पूछा गया था ओरिजिनल टाइम, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट पूछा गया था एक्चुअली में, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कैसे लिखोगे आप, तब आप लिख सकते हो ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, है ना, तो लिखा जा सकता है यहाँ से ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट कितना होगा, एंड टाइम इक्वल टू लिखा जाता है
डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस कितना आ गया 2800 डिवाइडेड बाई आप कर लो 800। चलो आप देखो दोनों दो जीरो गया, और यहाँ से आप जब करोगे तो 7 टाइम्स, और यहाँ से गया तब आप लिख सकते हो सॉरी एक मिनट, 7 4 से लगाया जाए, 4 से लगाया जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ पे 7, और यहाँ से लिखे जा सकते हैं आपका 2, मतलब ओवरऑल कितना आ गया 7/2। 7/2 को मिक्स फ्रैक्शन जब आप कन्वर्ट करो तो लिखे जा सकते हैं 3 होल 1/2, 3 होल 1/2 मतलब 3 आवर, 3 आवर 1/2 आवर मतलब कितना 30 मिनट, यानी कि 3 आवर 30 मिनट ओरिजिनल ड्यूरेशन था। यानी कि पहले जो समय लगता था वो 3 घंटा 30 मिनट लगता था, लेकिन अब समय कितना लग रहा होगा 4 घंटा, इसलिए दोनों का बीच का डिफरेंस कितने का आया, आधे घंटा का डिफरेंस आया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर देख कर चले जाना है। चलिए इसके बाद देखा जाए, इसके बाद देखो क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, बोला गया है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन हमेशा लिखा जाता है न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर, पॉइंट टू बी नोटेड। जब भी फ्रैक्शन होगा तो न्यूमिनेटर बाय लिखा जाता है, आपका डिनोमिनेटर लिखा जाता है। चलो आप देखो यहाँ से, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज वन मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। मतलब अगर बात किया जाए लेट द न्यूमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन बी एक्स। अगर न्यूमिनेटर एक्स है तो डिनोमिनेटर क्या होगा, तो देखो डिनोमिनेटर के बारे में क्या बोला गया, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर जितना उसका दुगना से एक ज्यादा है डिनोमिनेटर, यानी कि कहा जा सकता है कि डिनोमिनेटर, अगर बात किया जाए डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन, तो डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन कितना होगा, तो दुगना से एक ज्यादा, यानी कि 2x+1 लिखे जा सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़िएगा। इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, तब आप एक्चुअली में यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लो, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन इक्वल टू हमेशा लिखा जाता है न्यूमिनेटर बाई डिनोमिनेटर लिखा जाता है। चलो आप देखो, तो न्यूमिनेटर कितना आया था, x था, इसलिए आप लिख दोगे यहाँ से x/2x+1, x/2x+1 हो गया, ये हो गया आपका फ्रैक्शन। कह रहा है कि फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम दिया गया, फ्रैक्शन और उसके रेसिप्रोकल का सम, तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो फ्रैक्शन कौन सा था, x/2x+1, और उसका रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल कितना होगा, तो 2x+1 डिवाइडेड बाई x लिखे जा सकते हैं। दोनों का सम दिया गया है, आपका दिया गया है 2 होल 16/21 लिखा गया था। चलिए अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। चलो अब देखो यहाँ से, तो सबसे पहली बात यहाँ से देखा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए तो x इंटू लिख सकते हो आप यहाँ से 2x+1, एलसीएम आ गया, ठीक है ना। चलो अब आप यहाँ से लिखा जा सकता है यहाँ से x इंटू एक्स, यानी कि यहाँ से आप एक्चुअली में लिख सकते हो x² प्लस 2x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, चलो आप यहाँ से मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लो, यानी कि 42 अब में 16 आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ गया आपका 58 आ गया, यानी कि यहाँ से आप लिख सकते हो 58 बाय लिखे जा सकते हैं 21। चलिए इसके बाद देखा जाए, चलिए अब इसके बाद देखिए, तब आप लिख सकते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से लिखे जा सकते हैं x² प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर पे एक्सपेंशन किया जाता है, a² प्लस b² मतलब 1 प्लस 2ab, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप 4x डिवाइडेड बाई, यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2x² प्लस x इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 58/21 लिखा जा सकता है। चलिए इसके बाद देखा जाए, अब देखो x² और 4 दोनों ऐड हो गए तो कितना लिखे जा सकते हैं यहाँ से 5x² प्लस लिख सकते हो आप यहाँ से 4x+1 और डिवाइडेड बाय लिखे जा सकते हैं यहाँ से 2x² प्लस x इजकल टू लिखे जा सकते हैं 58/21। चलो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा जा सकता है 21 इंटू 5x² प्लस 4x, 5x² प्लस 4x+1 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 58 इंटू 2x² प्लस x लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, चलो अब यहाँ से लिखे जा सकते हैं 21 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से लिखा जा सकता है 105x², फिर 21 से मल्टीप्लाई
84x प्लस यहाँ से लिखा जा सकता है 21 इक्वल टू 58 से मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से लिखा जा सकता है 116x स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है यहाँ से 58x। चलो अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जाए, एक मिनट। तब आप क्या करोगे, 116x स्क्वायर में से 105x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। फिर आप लिखोगे यहाँ पे 58x में से 84 को सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, और -21 इक्वल टू लिख दिया जाए 0। चलिए इसके बाद देखा जाए। चलो अब यहाँ से कहा जा सकता है कि 116 माइनस 105 दैट विल इक्वल टू 11x स्क्वायर लिखा जाए। और यहाँ से देखो तो 84 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 58, तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है आपका 26 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है -26x -21 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए अब यहाँ से एक जोड़ा बना लीजिए, पेयर बना लीजिए, जिससे आ जाए आपका कितना, ये आना चाहिए आपका 26 आना चाहिए। तो कैसे बनेगा वो पेयर, तो देखिए पेयर बनाया जाए तो पेयर कैसे बनाओगे, तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से 11 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है ना। तो पेयर बनाया जाए जिससे आ जाए यहाँ से कितना आपका आ जाए 26 आ जाए। तो 26 कैसे आएगा, 33, 11 इंटू 3 33, 33 माइनस 7 दैट विल इक्वल टू हाउ मच, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है 11x स्क्वायर माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब देखो यहाँ से लिखा जा सकता है 11x कॉमन है, इसलिए 11x कॉमन लिया जाए। तब आप लिख सकते हो यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ से कॉमन कितना आ गया आपका 7, तब यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से, तब आप लिख सकते हो यहाँ से लिखा जा सकता है 11x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब अगर बात किया जाए यहाँ से, तब आप लिख सकते हो 11x प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड साथ साथ में x माइनस 3 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया -7/11 एंड x का वैल्यू कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया। तो ये वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि निगेटिव में वैल्यू आ रहा है, इसलिए x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। अब देखो तो फ्रैक्शन, अगर बात किया जाए फ्रैक्शन पूछा गया था, व्हाट वाज द फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन की अगर बात किया जाएगा तो लिखा गया था स्टार्टिंग में, देखो फ्रैक्शन क्या लिखा गया था, देखिए फ्रैक्शन है x बाई 2x प्लस 1, x बाई 2x प्लस 1 था, इसलिए फ्रैक्शन इक्वल टू आप लिख दोगे, हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा फ्रैक्शन, इसलिए फ्रैक्शन इक्वल टू लिखा जाएगा x बाई 2x प्लस 1 लिख दिया जाए, यानी कि x बाई लिख दोगे आप 2x प्लस 1। इसीलिए अब देखो x का वैल्यू 3 रख दो, तो यानी कि 3/2 इंटू 3 प्लस 1, इसका वैल्यू आ गया 3/7। सो दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर होगा, ओरिजिनल फ्रैक्शन विल बी 3/7। चलिए इसके बाद देखा जाए, थर्ड नंबर देखा जाए क्या दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0 इज 6 टाइम्स द अदर। मतलब इसका एक रूट जो है वो दूसरे इसका 6 टाइम्स है, तो कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, one root of this equation is twice of the other, then what is the value of p, एक्चुअल 6 टाइम्स द अदर लिखा गया एक्चुअली में। तो लेट देखो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट होता है, एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है बीटा। तो अगर मैं सपोज कर लेता हूं कि अल्फा जो है लेट अल्फा इजकल टू आप लिख दो x, इसका मतलब देन बीटा का जो वैल्यू होगा वो कहा जा सकता है देन बीटा दैट विल इक्वल टू हाउ मच 6 टाइम्स, यानी कि 6x लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो अल्फा प्लस बीटा, तो लिखोगे यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इजकल टू x प्लस लिखे जा सकते हैं यहाँ से 6x। चलिए तो x प्लस 6x, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू हो गया दैट विल इक्वल टू हाउ मच 7x। लेकिन 7x एक्चुअली में देखो यहाँ पे 7x आ गया। अब चलो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इजकल टू लिखा जाता है -b/a लिखा जाता है। सो यहाँ से लिखा जाए -b/a, तो माइनस बी कौन सा हो गया, यानी कि लिख सकते हो आप -14 बाई लिखा जा सकता है बाई लिखा जा सकता है आपका p इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 7x इक्वल टू लिखा जा सकता है 7x लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि
यहाँ से लिखा जा सकता है कि एक काम करो, 7 से 2 टाइम्स गया यानी कि x का वैल्यू आ गया आपका, x का वैल्यू आ गया, लिखा जा सकता है x इक्वल टू लिखा जा सकते हैं -2/p, तो ये x का वैल्यू आ गया यहाँ से, ठीक है ना। चलिए अब लेकिन p का वैल्यू अभी तक नहीं आया, तब देखो फिर से यहाँ पे कैलकुलेट कर लो, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या लिखा जाता है, c/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखा जाता है c/a। चलिए अल्फा इंटू बीटा, अब अल्फा कितना था x, इंटू यहाँ पे लिख सकते हो आप 6x इक्वल टू c/a, तो c कितना था देखो आप, तो 8/, लिखे जा सकते हैं यहाँ से p। चलो अब यहाँ से कहा जा सकता है कि 6x स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाएगा 8/p। चलिए अब यहाँ से एक काम करो कि x का वैल्यू कितना था -2/p, इसलिए आप लिख दो 6 इंटू -2/p का होल स्क्वायर इक्वल टू लिख दो आप 8/p, यहाँ से लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि लिख सकते हो आप 6 इंटू 4/p स्क्वायर इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 8/p। चलो अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो p का वैल्यू कैलकुलेट करना है। चलो आप देखो, तो 4 से 2 बार में गया, 2 से कितना बार में गया, 3 बार में गया, p से कितना बार में गया, p टाइम्स गया, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि 3/p इक्वल टू आ गया 1, यानी कि p का वैल्यू कितना होगा, 3 होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ p विल बी 3। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 4th, क्या बोला गया, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया हुआ है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, फाइंड आउट किया जाता है। तो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म जो होता है वो लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा जाता है, ठीक है। चलिए सबसे पहली बात, उसके बाद देखो अगर मैं बात करूं इसके कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट के बारे में कि है ना, डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में, तो सबसे बात क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा जाता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जहां हर एक बच्चा जानता है कि ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बी 0 हो भी सकता है, सी 0 हो भी सकता है और ना भी हो सकता है, लेकिन हाँ ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसके बाद अगर बात किया जाए डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा जाता है, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरी बात देखिए, अब डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग को पता चलता है नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर बात किया जाए नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो देखो डी के वैल्यू से पता चलता है, कैसे पता चलता है, केस 1 अगर मान ले जाए ऐसा हो जाए कि इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो डी का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसे बोला जाता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स। पॉइंट टू बी नोटेड, मेरे साथ साथ एक बार बोल देना है आपको भी, इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ गया, पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा, 0 1 2 3 कोई भी डिजिट्स हो सकते हैं पॉजिटिव वाला, तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स बोला जाता है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स कहा जाता है। उसके बाद यदि पॉइंट नंबर अगर बात किया जाए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, पॉइंट नंबर 2, इफ डी इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसे हम लोग बोला जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स बोला जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लास्ट पॉइंट, तो यदि अगर मान लिया जाए कि इफ डी का वैल्यू लेस देन 0 आ जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स, क्या बोला जाता है, इमेजिनरी रूट्स बोला जाता है, या तो फिर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, रूट कैन नॉट बी फाइंड आउट। तो ये हो गया 3 कंडीशन, और एक 4th कंडीशन होता है कि जहां पर अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में अगर पूछ देता है इफ रियल रूट्स, सिर्फ रियल, तो देखो रियल वर्ड यहाँ भी यूज किया गया, रियल वर्ड यहाँ भी यूज किया गया है, तो सिर्फ अगर रियल बोलता है तो डी का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिर्फ रियल रूट्स, सिर्फ रियल रूट्स बोला जाता है। चलिए अब देखो, तो फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बोला गया, उसके बाद बोला गया हेंस कमेंट ऑन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसके बाद बताना है कि है ना नेचर ऑफ द रूट्स पर के बारे में कमेंट करना है कि कैसा क्या होगा जो, ठीक है ना। चलिए तो पहले मेरे साथ साथ एक बार बोल दीजिएगा कि है ना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है ना। डिस्क्रिमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो डी इक्वल टू लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यदि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात किया जाए तो इफ डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो उससे बोला जाता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है ना। इफ डी इक्वल
टू जीरो तो बोला जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स, इफ डी लेस देन जीरो तो उसे बोला जाता है इमेजिनरी रूट्स, और यदि डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तो उसे बोला जाता है रियल रूट्स बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ठीक है ना, तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात जो कि आपको मेमोराइज करना है। ठीक है, तो पहली बात कि जितने भी फार्मूलाज हैं उसे पहली बात तो आप अच्छे से मेमोराइज करें बैठो एग्जाम में तो बहुत ही बेहतर रहेगा, इसलिए फार्मूला डेली प्रैक्टिस करना, डेली उसे याद करना है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया था 4x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि a का वैल्यू जो है वो 4 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू जो है दैट विल बी इक्वल टू -5। ठीक है, चलिए तो a का वैल्यू मालूम चल गया कि a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 0 है और c का वैल्यू कितना है -5 है। चलिए अब इसके बाद देखो तो हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा d, तो d इक्वल टू क्या लिखा जाता है हम लोग जानते हैं, लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए अब देखो b, तो b कितना है आपका 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर लिखोगे -4ac, तो a कितना हो गया आपका 4 और c कितना हो गया आपका -5 हो गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, यानी कि यहाँ से 80 आ गया, यानी कि d का वैल्यू जो है पॉजिटिव आया, d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया। जब d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो बोला जाता है रियल एंड इक्वल रूट्स, हेंस वी कैन से दैट हेंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, आर रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड लिखा जा सकता है यहाँ से आपका अनइक्वल लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गया इसी कारण से। चलिए इसके बाद देखा जाए फोर्थ नंबर के बाद फिफ्थ देखा जाए क्या बोला गया है, बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर बीच द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया है हैज टू रियल रूट्स, हैज टू इक्वल रियल रूट्स, मतलब इक्वल रूट्स बोला गया है। तो इक्वल रूट्स के लिए हम लोग जानते हैं कि d इक्वल टू लिखा जाता है 0, मतलब आप लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और इस तरह की क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, है ना। ये रूट्स रियल रहेगा, इक्वल रहेगा, उस पर आपका k का वैल्यू, p का वैल्यू, k कभी हो सकता है कभी p लिख देगा, आप कभी c लिख देगा, कुछ भी लिख सकता है, वहां से क्वेश्चन जो है वो बोर्ड एग्जाम में क्लिक करने का चांस बहुत ज्यादा बनता है। ठीक है ना, चलिए तो सबसे पहले जब भी बोलता है कि रियल, देखो यहाँ पे इस वर्ड को देखना है क्या बोला है, टू इक्वल रियल रूट्स बोल रहा है, तो रियल रूट्स, इक्वल रियल रूट्स के लिए फॉर्मूला हम लोग है ना जानते हैं कंडीशन के बी है ना, डी इक्वल टू लिखा जाता है 0, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू लिखोगे 0 लिखा जाएगा। चलिए अब देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिखा गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा गया था आपका px इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू लिखा हुआ था 0। चलो अब आप क्या करोगे, px से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो px से मल्टीप्लाई करो तो लिखे जा सकते हैं px स्क्वायर माइनस 2px प्लस 6 इक्वल टू 0, तो यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब देखो तो बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब कौन सा हो गया -2p का स्क्वायर माइनस 4a, तो a कौन हो गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को a बोला जाता है यानी कि p हो गया। ठीक है ना, कांस्टेंट टर्म को c बोला जाता है यानी कि c का वैल्यू हो गया 6, यानी कि ये इस तरह से लिखा जा सकता है। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तब देखो -2 का स्क्वायर प्लस 4p स्क्वायर, और यहाँ से आप लिख सकते हो -24p इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ से देखो कॉमन कुछ दिख रहा होगा आपको, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 4p कॉमन दिख रहा है, इसलिए 4p कॉमन लिया जाए तो आप लिख सकते हो p माइनस 6 इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि 4p इक्वल टू 0 एंड साथ साथ p माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब p का वैल्यू 0 आ गया एंड साथ साथ p का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। अब आप खुद सोचो कि इसमें से कौन सा वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा, p इक्वल टू 0 लिखा जाए कि p इक्वल टू 6 लिखा जाए। एक्चुअली में अगर कोई बच्चा p इक्वल टू 0 लेकर चलता है तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप p इक्वल टू 0 रखोगे तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म अगर रहा ही नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कैसे कहलाएगा, यानी कि p का वैल्यू 0 कभी भी नहीं हो सकता है, तो यानी कि p का वैल्यू क्या होगा, हेंस द वैल्यू ऑफ p विल बी हेंस p इज इक्वल टू 6, दिस इज आवर आंसर। ठीक है ना, एग्जाम में आपको आंसर को हाईलाइट कर देना है, अगर हाईलाइट करोगे तो एग्जामिनर आपसे इंप्रेस होगा और है ना इंप्रेशन जो बनेगा उससे आपका बेहतर मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, चलिए
चलिए 6 नंबर देखा जाए, क्या बोला गया है, इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया गया था, दिया गया आपका k बाई स्क्वायर माइनस 11 बाई प्लस k माइनस 23 इक्वल टू 0 लिखा गया था। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब सम ऑफ द रूट्स जो है वो इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का 13/21 ज्यादा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मतलब एक्चुअली में बोला गया है कि अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो अल्फा इंटू बीटा का 13/21 ज्यादा बोला गया है, ठीक है ना, इसलिए प्लस करना पड़ेगा। चलो आप अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हम लोग जानते हैं सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू लिखा जाता है सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है ना। चलिए अब देखो, तो यहां पर अगर बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, माइनस माइनस 11 बाई लिखोगे के इजकल टू सी बाई ए, तो सी कितना था, देखो सी कितना था -23 बाई लिखोगे आप ए मतलब के, और प्लस लिखोगे आप यहाँ से 13/21। चलिए अब आप क्या करोगे यहाँ से कि एक्स के वाला को एक तरफ कर लो, बिना के वाला को दूसरे तरफ रहने दो, यानी कि माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 11/k इजकल टू लिखे जा सकते हैं -k -23/k प्लस लिखे जा सकते हैं 13/21। चलो अब यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि क्वाड्रेटिक एक इक्वेशन बनाया जाए। अब आप क्या करोगे कि k वाला को एक तरफ कर लिया जाए, यानी कि 11/k माइनस k -23/k इजकल टू लिख सकते हो आप 13/21। चलिए अब आप यहाँ से क्या करो, के एलसीएम लिया जाए, के एलसीएम ले लिया जाए, मतलब अब आप के एलसीएम लोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 11 माइनस के प्लस 23 इजकल टू 13/21 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर बात किया जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ से 11 प्लस 23 मतलब 34 माइनस के बाई के इजकल टू लिख सकते हो आप 13/21। चलो अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं यहाँ से, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 21 इंटू 34 माइनस के इजकल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 13k। चलो आप 21 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 21 से मल्टीप्लाई करोगे तो लिखा जा सकते हैं 21 इंटू 34 माइनस 21k इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से 13k। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा यहाँ से इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो 21 इंटू 34 इक्वल टू 13k प्लस लिखे जा सकते हैं 21k। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से लिखा जा सकता है 21 इंटू 34 इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 34k। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो 34 से 34 गया, इसलिए k का वैल्यू हो गया 21। सो आवर आंसर विल बी k इक्वल टू 21। और मैं बोलता हूँ कि जितने भी आंसर आते हैं उसे आपको हाईलाइट करना है ना, पेन से इस तरह से क्या ब्रैकेट में लगा दो या तो कुछ ऐसा डिजाइन बना दो जिससे है ना एग्जामिनर का जो नज़र है वो जल्दी से जल्दी उसके ऊपर जाए, मतलब कैची होना चाहिए, देखने में अच्छा लगे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है ना, दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, इसे सॉल्व करना है। अब देखो सॉल्व करने का लिए हमारे पास दो मेथड होता है, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला की अगर हमारे बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं कि एक्स इक्वल टू लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a लिखा जाता है। ये या तो फिर एक और तरीका से लिखा जाता है माइनस बी प्लस माइनस डी का वैल्यू रख दोगे आप तो लिखा जा सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई लिखा जाता है 2a। तो ये दोनों फार्मूला दोनों तरीका से आप बना सकते हो, या एक और तरीका होता है फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ फैक्टराइजेशन। यहाँ पे एक्चुअली में क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है, ठीक है। मतलब कि अगर बात किया जाए तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन पूछने का चांस बनता है वो तो एक हो गया बट प्रॉब्लम बेस्ड, जैसे कि एरोप्लेन वाला जो मैं पहले क्वेश्चन बताया। अब एरोप्लेन के जगह पर हो सकता है कि ट्रेन का क्वेश्चन हो जाए, ठीक है ना। एक फ्रैक्शन वाला मैं बताया उस तरह के क्वेश्चन हो गया, या तो फिर देखो आप एक्स का वैल्यू जहाँ पे फाइंड आउट
करना है, या तो फिर डिस्क्रिमिनेंट पे बेस्ड क्वेश्चंस जहां पर k का वैल्यू p का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रहेगा, बोलेगा कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ग्रेट, है ना, रियल एंड इक्वल है, रियल और अनइक्वल है, तो k का वैल्यू क्या होगा, p का वैल्यू क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखो, अब इसमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो वाई फैक्टराइजेशन मेथड मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले क्या किया जाता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, पहले फर्स्ट इंटू लास्ट, चलो आप यानी कि फर्स्ट यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना 1, 1 इंटू, तो 1 इंटू यहाँ से लिख सकते हो आप 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलो आप 4b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को फैक्टराइज कर लो, तो यानी कि 1 इंटू लिखे जा सकते हैं, यहाँ से जब आप फैक्टराइज करोगे तो लिखे जा सकते हैं 2b प्लस ए इंटू, लिख सकते हो आप यहाँ से 2b माइनस ए। चलो अब यहाँ से एक ऐसा पेयर बनाना है इन सारे फैक्टर से जिसे ऐड या तो सेपरेट करने के बाद -2a आ जाए, तो कैसे आएगा -2a, यानी कि 2b माइनस ए को में से जब आप 2b प्लस ए सेपरेट करोगे तो आएगा माइनस से। अगर नहीं विश्वास है तब आप देख सकते हैं यहाँ से 2b माइनस ए माइनस 2b माइनस ए। अब देखो 2b से 2b गया, यानी कितना आ गया यहाँ पे -2a आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो फैक्टर जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, लिखा जा सकता है यहाँ से 2b प्लस ए इंटू एक्स, देखो 2b प्लस ए इंटू एक्स, और प्लस आप लिख सकते हो यहाँ पे 2b माइनस ए इंटू एक्स माइनस, चलो यहाँ से देखो इसे आप फैक्टराइज करके लिख लो, तो यानी कि 2b प्लस ए इंटू लिखा जा सकता है 2b माइनस ए इक्वल टू हो गया आपका 0 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, इसके बाद आपको क्या करना होगा, चलिए अब इसके बाद देखा जाए तब आप लिख सकते हो यहाँ से देखा जाए तो x कॉमन है, तो इसलिए x कॉमन ले लिया जाए, तो x माइनस 2b माइनस से यहाँ से लिखा जा सकता है, और देखो यहाँ पर 2b माइनस से यहाँ भी है, 2b माइनस से यहाँ भी, इसलिए आप क्या करोगे 2b माइनस a कॉमन लिया जाए, तो 2b माइनस से जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका x माइनस 2b माइनस ए इक्वल टू कितना हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है, यहाँ से लिखा जा सकता है x माइनस 2b माइनस ए इंटू एक्स प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू हो गया आपका 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से अगर ओवरऑल बात किया जाए तो अब आप लिख सकते हो क्या कि दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 कहा जा सकता है। मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से x माइनस 2b माइनस ए इक्वल टू 0 एंड साथ साथ लिख सकते हो x प्लस 2b माइनस ए इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x का वैल्यू आ गया a प्लस 2b, x का वैल्यू आ गया a प्लस 2b, और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा a माइनस 2b, a माइनस 2b, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा a प्लस 2b और a माइनस 2b, सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो क्या बोला गया है 8 नंबर में, द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूज, सो दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज जो है वो सबसे छोटा साइड, आप सपोज कर लो कि सबसे छोटा साइड ये है, तो सबसे छोटा साइड का हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज के बारे में बोला गया है इज ट्वाइस 6 सेंटीमीटर मोर देन, है ना, जितना छोटा है उससे दुगना से 6 ज्यादा है, यानी कि 2x प्लस 6 लिख सकते हो आप। एंड द थर्ड साइड, अब देखो थर्ड साइड के बारे में क्या बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड के लेंथ के तिगुना से 6 कम है, यानी कि 3x माइनस 6 लिखा जा सकता है। यानी कि यहां से कहा जा सकता है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट h स्क्वायर इक्वल टू लिखा जाता है आपका p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा जाता है, ठीक है। चलिए h, तो यहाँ पर h कौन हो गया आपका, h हो गया आपका 2x प्लस 6, तो 2x प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से p स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर प्लस लिखा जा सकता है 3x माइनस 6 का होल स्क्वायर। चलिए अब यहाँ से अब आप फाइंड आउट कर लो x का वैल्यू। चलिए अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में बैठाया जाए, यहाँ से लिख सकते हो आप 4x स्क्वायर प्लस 36, अब प्लस, है ना, लिखे जा सकते हैं यहाँ से 24x इक्वल टू, यहाँ से लिखा जा सकता है x स्क्वायर प्लस, है ना, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर और प्लस
36 माइनस, अगर बात किया जाए तो यहाँ पे लिख सकते हो 36x। चलो अब आप देखो यहाँ से, तो 36 ये भी है, 36 ये भी है, दोनों कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या क्या बच रहा है, हमारे पास रिमेनिंग टर्म बचा है यहाँ से 4x² 4x² प्लस 24x इक्वल टू यहाँ से बच गया आपका 10x², और यहाँ से आपका बच गया 10x² माइनस 36x। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया जाए, तब आप यहाँ से लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 10x² माइनस 4x² माइनस 36x माइनस 24x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। चलो अब आप देखो, तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं क्या, यहाँ से लिखा जा सकता है 6x² माइनस 60x इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर देखा जाए तो 6x कॉमन, तो x माइनस 10 इक्वल टू कितना आ गया, 0। यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि 6x, कहा जा सकता है कि 6x इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यहाँ से x का वैल्यू आ गया 0 और x का वैल्यू कितना आ गया, 10। यानी कि अगर मैं बात करूं तो x का वैल्यू 0, मतलब कि एक ऐसा ट्रायंगल का साइड जिसका साइड 0 सेंटीमीटर का होगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है, लेकिन 10 संभव है। यानी कि शॉर्टेस्ट साइड जो हो गया वो 10 सेंटीमीटर हो गया। तब आप लिख सकते हो शॉर्टेस्ट साइड दैट इज इक्वल टू हाउ मच, x था, कितना था, x, और x का वैल्यू कितना आया, 10 आया, x दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 10 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूज, किसके बारे में बात किया जाए, हाइपोटेन्यूज के बारे में बात किया जाए, हाइपोटेन्यूज के बारे में बात किया जाए, तो हाइपोटेन्यूज कितना था, 2x प्लस 6 था, यानी कि 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी कितना आ गया आपका 26। और शॉर्टेस्ट साइड, अगर थर्ड साइड, एक्चुअली में क्या लिखा गया था, थर्ड साइड, तो थर्ड साइड कितना था, 3 से 6 कम, यानी कि 3 इंटू 10 माइनस 6 यानी कि 30 माइनस 6 और कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। यानी कि डायमेंशन पूछा गया था ट्रायंगल के सारे साइड का लेंथ, इसका मतलब तो सारे साइड का लेंथ कितना होगा 10, 26 और 24। सो दिस इज आवर राइट आंसर। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो 9th नंबर में क्या दिया गया है, 9th नंबर में क्या दिया गया है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 544 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, मतलब दो स्क्वायर है, एक सपोज कर लो ये एक स्क्वायर है और एक सपोज कर लो कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। चलो अब इस स्क्वायर का लेंथ आप सपोज कर लो x है और इस स्क्वायर का लेंथ को सपोज कर लो y है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन के अनुसार अगर देखा जाए तो क्या बोला गया है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, मतलब दोनों का जो एरिया का जो सम दिया गया है वो 544 दिया गया है। मतलब लेट द साइड्स ऑफ स्क्वायर बी एक्स एंड बाई सेंटीमीटर। चलिए अब आप देखो तो दोनों का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर का वैल्यू दिया गया आपका 544 दिया गया है। उसके बाद देखो क्या दिया गया है, इसके बाद बोला गया इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, अब देखो दोनों का डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, चलो आप देख सकते हैं यहाँ से बाई को जो वैल्यू है वो एक से बड़ा है, मैं सपोज कर लेता हूँ डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि दोनों के पेरीमीटर, तो 4 बाई माइनस 4x का वैल्यू दिया गया आपका 32 है ना, यानी कि यहाँ से 4 कॉमन ले जाए तो बाई माइनस x का वैल्यू हो गया आपका 32। तब आप लिख सकते हो, सॉरी बाई माइनस एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ गया आपका 8, तब आप लिख सकते हैं यहाँ पे 8। चलो आप यहाँ से बाई को लिखा जा सकता है 8 प्लस एक्स, दिस इज कंडीशन नंबर 2 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 1, ठीक है। चलिए अब एक यहाँ से जो वैल्यू आया उसे रख दिया जाए 1 में, ठीक है। तो पुट बाई इक्वल टू 8 प्लस एक्स इन इक्वेशन नंबर 1, चलो आप रख दो यहाँ से 1 में रख दिया जाए, तब आप रखोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बाई की जगह लिख दो 8 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 544 लिखा जा सकता है। चलिए अब इसके बाद देखिएगा तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ से देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे तोड़ दो तब 64 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16x इक्वल टू 544 आ गया। मतलब ओवरऑल यहाँ से अगर बात किया जाएगा
तब आप लिख सकते हो, लिखा जा सकता है 2x² प्लस 16x, है ना, प्लस 64 माइनस 544 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। मतलब आप क्या करो, 544 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर लो तो 0, और यहाँ से लिख सकते हो आप 8, और यहाँ से लिखा जा सकता है 4, यानी कि 480 आ गया। तब आप लिख सकते हो, यहाँ से लिखा जा सकता है क्या, 2x² प्लस 16x, और यहाँ से लिख सकते हो माइनस 480 इक्वल टू हो गया 0। मतलब 2 कॉमन ले लिया जाए, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो क्या लिखे जा सकते हैं, x² प्लस 8x माइनस लिखा जा सकता है 240 इक्वल टू हो गया 0 हो गया। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि हमारे पास रिमेनिंग टर्म बच गया x² प्लस 8x माइनस 240 इक्वल टू हो गया 0। चलो आप यहाँ से एक ऐसा पेयर बना लो जिससे ऐड या तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 8 आ जाए। तो कैसे 8 आएगा, ठीक है। चलो अब देखो, तो यानी कि यहाँ से आप 240 को फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो 2 से लग गया, कितना बार लगा, 120 टाइम्स, फिर 2 से लगा दो तो कितने टाइम्स, 60 टाइम्स, फिर 2 से तो कितने टाइम्स लग गया, 30 टाइम्स, फिर 2 से लगा दो तो कितने टाइम्स लग गया, 15 टाइम्स, फिर 3 से तो कितने टाइम्स लग गया, 5 टाइम्स लग गया। चलिए अब इसके बाद एक ऐसा पेयर बनाना है जिससे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आ जाए 12 आ जाए। तो कैसे 8 आ जाए, ठीक है। तो कैसे आएगा तो देखो यहाँ से 3 इंटू 4 कर लो, यहाँ से कितना आ गया ये, है ना, ये देखो तो यहाँ से आ गया 12, यहाँ से 12 आ गया, और 2 इंटू 2 4, अब 4 इंटू 5 कितना आ गया 20, यानी कि यहाँ से जो पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, पेयर आपका पेयर बनेगा 20x, 20 प्लस 20x माइनस 12x माइनस 240 इक्वल टू लिख दोगे 0। चलिए अब आप यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 20 माइनस 12 कॉमन, तो x प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया 0। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है x प्लस 20 इंटू एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0 आ गया। ओवरऑल अगर बात किया जाए यहाँ से तो कहा जा सकता है कि x का वैल्यू, है ना, x प्लस 20 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 12 इक्वल टू 0। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया आपका -20, विच इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एंड यहाँ से एक और x का वैल्यू आ गया 12, यानी कि कहा जा सकता है कि द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ वन स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है द लेंथ ऑफ साइड ऑफ a square इज हाउ मच, इज 12 सेंटीमीटर। पहला का आ गया। अब सेकंड का देखो, तो सेकंड केस में क्या था, है ना, बाई का जो वैल्यू लिखा गया था वो x के टर्म में था, तो बाई इक्वल टू क्या लिखा गया था 8 प्लस x, यानी कि बाई का वैल्यू, ठीक है। तो सेकेंड टर्म में बाई इक्वल टू कितना लिखा होता है 8 प्लस एक्स, मतलब 8 प्लस 12, यानी कि दूसरे जो स्क्वायर होगा उसके साइड का लेंथ होगा 20 सेंटीमीटर और पहला का होगा 12 होगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, देखिए 10th नंबर क्या बोला गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच x इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ से ये जो है वो बेसिक सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि x का वह वैल्यू जिसे आप इक्वेशन में रखोगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, मतलब इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, LHS इक्वल टू RHS हो जाएगा, ठीक है। यानी कि x का वैल्यू 2 लिखा गया है तो x का जगह पर 2 रख दो आप, तो लिख सकते हो k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 0। मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है 4k प्लस 4 माइनस 3 इक्वल टू आ गया 0। यानी कि यहाँ से अगर बात किया जाए तो आप लिख सकते हो 4k प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब k का वैल्यू आ गया -1/4, हेंस द वैल्यू ऑफ k इन दिस केस विल बी -1/4, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए 11th नंबर, देखो क्या दिया गया है, इफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा गया था 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 एज इक्वल रूट्स, देन सो दैट, ठीक है ना। तो देखिए ये इक्वल रूट्स पे अगर मैं बात करूं, नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है, नेचर ऑफ रूट्स पे क्वेश्चन पूछने का चांस बहुत ज़्यादा बनता है आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब बोला गया क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका जो रूट है वो इक्वल है,
इक्वल रूट्स दिया गया है, तो जैसे ही बोल रहा है इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स वी नो दैट डी इक्वल टू लिखा जाता है 0, तो डी इक्वल टू 0 मतलब आप लिख सकते हो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कौन हो गया, देखो ये बी हो गया, ठीक है ना, मतलब आप लिख सकते हो 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a, तो a मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना लिखा गया है 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू सी, सी मतलब क्या होता है कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना लिखा गया है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, लिखा लिख सकते हो 0 लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से अब हम लोग को क्या करना है, सिंप्लीफाई सिर्फ कर लेना है, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि अब आप क्या करोगे, इसे लिखा जा सकता है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4 इंटू, चलो आप पहले 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हो आप माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब देखो तो ओवरऑल ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो 4 कॉमन है, 4 कॉमन लेकर उसे आप डिजोल्व कर सकते हो, मतलब लिखा जा सकता है 4 इंटू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ से माइनस ब्रैकेट हटेगा, तो ब्रैकेट हटेगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका 0, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर दोनों कैंसल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास यहाँ से 4 को डिजोल्व आप कर दोगे तो क्या बचेगा माइनस सी स्क्वायर है ना, माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 0, मतलब आप सी स्क्वायर को इधर भेज सकते हो, तो लिख सकते हो आप यहाँ से सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एम प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ए स्क्वायर, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिख सकते हो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है ना, और यही तो हम लोग को प्रूव करना था, हेंस वी हैव प्रूव्ड आवर रिजल्ट, ठीक है। उसके बाद देखा जाए 12th नंबर क्या दिया गया है, ठीक है ना, ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ, अब देखो एक लाइन सेगमेंट ए बी है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है, इसका लेंथ दिया गया 2 मीटर, कितना दिया गया है 2 मीटर दिया गया है, ठीक है, इस लाइन सेगमेंट का नाम दिया गया आपका ए बी लिखा गया था, ठीक है ना, ए लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 2 मीटर इज डिवाइडेड एट पॉइंट सी, अब देखो यहाँ पर कहीं भी एक पॉइंट सी है, ठीक है ना, इन 2 पार्ट सच दैट, अब इस तरह से कटा, इस तरह से कटा कि ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू ए बी इंटू कितना सी बी के बराबर होगा। अब देखो तब आप सपोज कर लो यहां से कि लेट ए सी इक्वल टू आप लिख दो एक्स, ए सी कितना हो गया एक्स, चलो तो यहां से कहा जा सकता है कि सी बी का जो लेंथ होगा वो पूरा कितना था, यहां से यहां तक पूरा कितना था 2 मीटर था, ठीक है, और ये हो गया एक्स, तो ये कितना बचा रह गया 2 माइनस एक्स होगा, ठीक है, यानी कि CB का लेंथ हो गया 2 माइनस एक्स। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस अगर बात किया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बात किया जाए तो क्या दिया गया है, लिखा गया था कि ए सी स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो लिखा गया है ए बी इंटू सी बी के इक्वल, ठीक है, चलो आप लिख दो यहाँ से ए सी स्क्वायर, तो ए सी कौन हो गया एक्स, यानी कि एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हो क्या इक्वल टू ए बी, तो ए बी कितना था ए बी आप देखो कितना है 2, तो 2 लिख दो आप यहाँ से इंटू सी बी कितना है देखिए 2 ना, तो आप लिख सकते हो आप 2 माइनस एक्स लिखा जा सकता है 2 माइनस एक्स। चलिए अब आप देखो यहाँ से अब आप क्या करोगे, यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू 2 हो गया 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x हो गया, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है एक्स स्क्वायर एक्स, अगर मैं बात करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 इक्वल टू हो गया 0। चलिए अब आप देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा, ठीक है, चलिए अब आप फैक्टराइज कर लो आप यहाँ से, तो फैक्टराइज किया जाए देखो आप फैक्टराइज करोगे तो यहाँ से क्या पेयर बनाना है जिससे कितना आता है 2 आ जाए, तो 2 कैसे आएगा, तो एक मिनट, तो देखो x इक्वल टू हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दिया जाए, तो x इक्वल टू क्या था फॉर्मूला माइनस बी, यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कितना हो गया 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी, तो a इंटू सी हो गया आपका माइनस 4 डिवाइडेड बाई आप लिख सकते हो 2a, तो 2a मतलब कितना आ गया 1 हो गया। चलिए अब इसके बाद देखा जाए, उसके बाद देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू आ गया -2 प्लस माइनस, अब -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और यहाँ से क्या लिख सकते हो आप +16 डिवाइडेड बाय 2 लिखे जा सकते हैं। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि x का वैल्यू आ गया -2 प्लस माइनस √20/2। √20 को हम लोग लिखा जा सकता है x इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर √20 को आप लिख सकते हो 2√5 डिवाइडेड बाय कितना आ गया 2। चलो अब आप देखो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 2 कॉमन लेकर के काट दिया जाए, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया है ना, 2 कॉमन लिया जाए, 2 कॉमन ले लिया जाए। जब 2 कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा -2 प्लस माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 हो गया। अब 2 से 2 गया, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1 प्लस माइनस √5। मतलब x का वैल्यू लिखा जा सकता है -1 माइनस √5, विच इज नॉट एक्सेप्टेड, क्योंकि लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होगा, इसलिए x का वैल्यू हो जाएगा √5 - 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया। लेकिन अब आपसे क्या पूछा गया था, एक मिनट देख लिया जाए, तो x का वैल्यू है, x मतलब कौन था AC, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि AC का जो लेंथ होगा वो √5 - 1 मीटर होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या पूछा गया था, एक मिनट देखा जाए, तब आपसे पूछा गया था कि लेंथ ऑफ CB पूछा गया है। तो CB कितना था, देखो 2 - x, यानी कि लेंथ ऑफ CB, तो CB इक्वल टू कितना था 2 - x, और x का वैल्यू कितना आया है ना, x का वैल्यू आया आपका 2 - x का वैल्यू कितना आया √5 - 1 था, ठीक है ना, यानी कि 2 - √5 प्लस 1, यानी कि लिख सकते हो 3 - √5 मीटर। सो दिस इज आवर राइट आंसर। फिर से मैं कहूंगा कि आंसर को आपको बोर्ड एग्जाम में हाईलाइट कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए, देखो क्या दिया गया है 13 नंबर, द रूट ऑफ द इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा गया है x² - 3x - m इंटू m प्लस 3 इक्वल टू 0 वेयर m इज कॉन्स्टेंट r। तो पूछा गया कि इसका रूट क्या होगा, ठीक है। तो रूट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो रूट फाइंड आउट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। चलिए तो फिर से, तो यानी कि x² माइनस क्या लिखा गया 3x माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू कितना लिखा गया था 0। चलो आप यहाँ से फैक्टराइज कर लो, ठीक है। तो फर्स्ट इंटू लास्ट, हमेशा फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब m इंटू एम प्लस 3। अब एक यहाँ से पेयर बनाओ कि -3 आ जाए, तो कैसे -3 आएगा, m में से जब m प्लस 3 को जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -3। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है x² माइनस प्लस m x, अब प्लस लिख दो यहाँ पे, सॉरी एक मिनट, है ना, यहाँ पे लिख दिया जाए -m प्लस 3 इंटू एक्स माइनस m इंटू एम प्लस 3 इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से 0। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ से कॉमन है x, तब आप लिख सकते हो x प्लस m, ठीक है ना। और इन दोनों कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है -m प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे बच जाएगा x माइनस m इक्वल टू लिख सकते हो आप 0, मतलब प्लस m, मतलब यहां से लिखा जा सकता है x प्लस m इंटू एक्स माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x प्लस एम इक्वल टू 0 एंड x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब यहां से x का वैल्यू आ गया -m और साथ साथ x का वैल्यू आ गया m प्लस 3, यानी कि -m और m प्लस 3। तो ऐसा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही होगा। चलिए ठीक है, तो दैट्स ऑल। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे जहां पर डिस्कशन किया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सारे के सारे क्वेश्चंस। अब मैं यही कहूंगा कि आप हमारे विकराल सीरीज के साथ बने रहिएगा। मैं आपको ये तो 100% कह सकता हूं कि आपके एग्जाम से पहले जितने भी सिलेबस है वो सारे के सारे टॉपिक को रिवीजन करते हुए, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए, विकराल सीरीज में मैं पूरे चीज़ों को डिस्कस करते हुए आपके नंबर ऐसा मैं आपको बना दूंगा जिससे आपका बेहतर से बेहतर मार्क्स आ सकता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव गुड लक। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप एग्जाम बहुत अच्छे से दे रहे होगे आप लोग। और जब एग्जाम देते हो, जिसमें आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो, तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, एकदम दिमाग काम रखना है, शांत रखना है और एग्जाम अच्छे से देना है। दैट्स ऑल।